हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आइस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, मुगल एम्पायर के कंटेक्स्ट में अब हम लोग बाबर के बेटे के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं हुमायूं के बारे में। ठीक है, 1530 से लेकर 1556 सी तक हुमायूं का कार्यकाल चलता है। लेकिन इसके कार्यकाल में, इसके टेन्योर में एक गैप आपको देखने को जरूर मिलेगा। देयर विल बी अ पीरियड ऑफ गैप जिसको बोला जाता है इंटररेग्नम। इंटररेग्नम का मतलब ये होता है जब आप जैसे इसको देखो, जब आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, ये एक गैप आ गया। उसके बाद फिर आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। ये जो गैप है ना, इस गैप को बोला जाता है इंटररेग्नम। देखो मैं दिखाता हूं आपको। गिरा अफगान इंटरलूड या फिर सुर इंटररेग्नम। बात हो रही है यहां पर शेरशाह सूरी की। आप इसका टेन्योर देखो हुमायूं का, 1530 टू 1556। ठीक है, 1530 टू 1556। यहां पर 1545 1486 टू 1545, जब ये शेरशाह सूरी आएगा, सुर एम्पायर जब ये बनाएगा, तो यहां पर क्या होगा, ये क्या करेगा, हुमायूं को हरा देगा। और कुछ सालों के लिए भारत के अंदर कौन सी डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी, कौन से एम्पायर की शुरुआत हो जाएगी, सो डायनेस्टी। और हुमायूं को सब कुछ छोड़कर, बना बना सेटअप छोड़कर जाना पड़ता है हिंदुस्तान से। ऐसा वैसे इतिहास के पन्नों में कभी हुआ नहीं है। अगर ये हिस्ट्री थी तो ऐसी चलती ना, हम पढ़ लेते इसको ऐसे ही कि बाबर था, उसने पानीपत का युद्ध जीता, इसका बेटा आया, वो काफी ज्यादा काबिल, वो बिल्कुल भी काबिल नहीं था, और उसके बाद सो डायनेस्टी की स्थापना हो गई। लेकिन हुमायूं दोबारा आता है, जीतता है, अपनी सल्तनत को वापस लेता है, लेकिन मर जाता है फिर एक साल के बाद। नॉर्मल मौत होती है इसकी, मर जाता है। और बाप के अपने इस मकसद को सिर्फ चंद साल की कुछ उम्र में, 13 14 15 साल की उम्र में, अकबर इसको लेकर जाता है आगे, इसके मकसद को आगे लेकर जाता है हुमायूं के, अंडर द रीजेंसी ऑफ, अंडर द एबल कमांडरशिप ऑफ, छत्रछाया ऑफ बैरम खान। ठीक है, तो 1530 टू 1556 बाबर के बेटे के बारे में बात करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे, हुमायूं के बारे में। ठीक है, हुमायूं जो है, हुमायूं की जो मम्मी थी वो थी महिम बेगम, और पापा थे बाबर। ठीक है, बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, सगा बेटा था महिम बेगम, और बाबर का सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं। हुमायूं का मतलब होता है फॉर्च्यून, अच्छी चीज, शुभ चीज। ठीक है, लेकिन इसका नाम इसकी जिंदगी से मेल नहीं खाता था, बिकॉज ही रिमेन द मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। और नाम का मतलब क्या है, फॉर्च्यून। गलत घड़ी में नाम रख लिया गया था इसका। तो तो यहां पर ही सक्सीडेड बाबर एट द एज ऑफ 23 एंड हैड टू कोप अप विद नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जो कि बाबर पीछे छोड़कर गया था। द मेन प्रॉब्लम्स फेस बाय हुमायूं वर, याद है आपको, बाबर के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, जो अफगान थे वो वैसे तो दिल्ली सल्तनत में अब तो नहीं रह गए थे इब्राहिम लोदी के मरने के बाद, लेकिन वो सीमित थे। कहां पर, ईस्टर्न साइड पर। ईस्टर्न साइड पर कहां गया ये यूपी, बिहार और बंगाल। ठीक है, तो यहां पर मेन प्रॉब्लम्स क्या थी जो कि हुमायूं के सामने थी, जो बाबर छोड़कर गया था, जो न्यूली कॉन्कर टेरिटरीज थी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कंसोलिडेट नहीं था अभी भी इस टाइम पर, और तिजोरी में मुगल सल्तनत के सामने, मुगल एम्पायर के सामने इतना ज्यादा पैसा अब रह नहीं गया था। अनलाइक बाबर, हुमायूं डिड नॉट कमांड द रिस्पेक्ट एंड द एस्टीम ऑफ द मुगल नोबिलिटी। इसके खुद के लोग, इसकी खुद की सल्तनत के लोग इसकी इज्जत नहीं करते थे। इनके कोर्ट में ना एक नोबल्स होते हैं जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। ये आपको अकबर के कार्यकाल तक देखने को मिलेंगे, चगताई नोबल्स। चगताई नोबल्स क्लास 12 में मैंने थीम 2 की बुक में आपको इसके बारे में पढ़ाया था।
दे वर नॉट फेवरेबली इंक्लाइन टुवर्ड्स हिम, एंड इंडियन नोबल्स जिन्होंने बाबर की सर्विस को ज्वाइन करा, दे डेजर्टेड द मुगल सेट हुमायूं सक्सेशन। हुमायूं जब भी हुमायूं जैसी राजगद्दी पर बैठा, वो हिंदुस्तानी जो नोबल्स थे वो छोड़कर चले गए कि अब मुगल एम्पायर में वो दम नहीं रह गई है, हुमायूं में वो बात कहां जो बाबर में थी। उनका मन उठ गया। और कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात अगर मैं आपसे कहूं, हुमायूं को अपने ही लोगों से इतनी इज्जत नहीं मिलती थी जितनी बाबर के कार्यकाल में बाबर को मिलती थी। इसकी राजगद्दी पर बैठने से काफी ज्यादा लोग खुश भी नहीं थे, स्पेशली नोबल्स, चाहे फिर वो इंडियन नोबल्स हो या फिर सेंट्रल एशिया से आए हुए बाबर के साथ आए हुए फरगना समरकंद वाले चगताई नोबल्स हो। इसके बाद जो इसके बाप के सामने चुनौतियां थी, अफगान नोबल्स जैसे तो दिल्ली के तख्त से हट गए थे, लेकिन देवर स्टिल अ फॉर्मिडेबल फोर्स, स्टिल अ पावरफुल फोर्स इन द रीजन्स ऑफ यूपी बिहार। तो ही हैड टू कन्फ्रंट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अफगान्स एंड दूसरे कुछ प्रोविंशियल रूलर्स, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से झुके नहीं थे। दिस इंक्लूडेड शेर खान, अ पावरफुल अफगान ऑफ बिहार, एंड द प्रोविंशियल रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह। अब एज पर द ट्रेडिशन, एज पर द तिमुर ट्रेडिशन, जो तिमुर की साइड से, जो बाप की साइड से जो है, इनकी एक परंपरा चलती थी कि कोई भी अगर राजगद्दी पर बैठेगा, हमेशा आपकी सल्तनत, आपकी रूल, आपका जो रूल होता है आपके हाथ से छिनने का, उसका एक प्रमुख कारण होता है खानदान खानदान के बीच में, खानदान में आपसी तनाव होना, आपसी मतभेद होना। तो तिमुर ने एक ट्रेडिशन स्टार्ट करा था कि जब भी कोई बड़ा भाई राजगद्दी पर बैठेगा, वो पावर को शेयर करेगा अपने छोटे भाइयों के साथ, ताकि किसी भी प्रकार का एक सामने वाले को, आपके खानदान वालों को एक मैसेज ना जाए कि आप जो हो पूरे एम्पायर के कर्ता धर्ता बन गए हो और किसी को एक चवन्नी भर की तरक्की नहीं मिल रही है। तो हुमायूं, एज पर दिस ट्रेडिशन, ही हैड टू शेयर पावर विद हिज ब्रदर्स, विच क्रिएटेड मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर। अपने भाई कमरान को इसने काबुल, कांधार और पंजाब दे दिया। अपने भाई हिंडल को इसने अलवर और मेवात रीजन दे दिया। तीसरे भाई मिर्जा अक्सारी को इसने संभल रीजन दे दिया। 1532 की बात है, एक जगह है दौरा, ही डिफीटेड द अफगान फोर्सेस जिन्होंने बिहार और जौनपुर के ऊपर कब्जा कर लिया था, और कुल मिलाकर वो मुगल एम्पायर के हाथ से ये दो टेरिटरीज जा रही थी। तो इसने अफगान फोर्सेस को हराया। इसके बाद अफगान सरदारों ने, अफगान फोर्सेस ने अंडर द लीडरशिप ऑफ अ सरदार, अफगान सरदार उन्होंने शेर खान, उन्होंने एक किले को जो घेर लिया था चुनार को, इसने छुड़वाया उस किले को। हुमायूं बेसीज द पावरफुल फोर्ट ऑफ चुनार फ्रॉम द अफगान सरदार शेर खान, which commanded the land in the river route between Agra and the east and was thus known as the gateway of eastern India। इसलिए इसने जो ये किला था, चुनार किला था, इसके ऊपर पकड़ बनाकर अपनी रखी और अफगान सरदार शेर खान से उसे छुड़वाया। बट इन सब के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ द पोजिशन ऑफ सुपीरियरिटी, ही मेड अ ट्रीटी विद राइजिंग अफगान लीडर शेर खान। इसको लगा, देखो इसने ट्रीटी क्यों साइन करी, करता नहीं, अगर बाबर होता तो नहीं करता। दिक्कत क्या थी, तिजोरी में इतना धन बाकी नहीं रह गया था। लड़ने में, युद्ध को फाइनेंस करने में पैसा खर्च होता है कि नहीं होता है, बताओ। मैन एंड मटेरियल खर्च होता है, पैसा बचा ही नहीं, इतना लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। शांति समझौता कर लेंगे तो केक कटेगा, सब में बटेगा, ये वाले हालात यहां पर हो जाएंगे, हालात यहां पर हो जाएंगे। ये इसमें बिलीव करता था। ये सुपीरियर पोजीशन में था, लेकिन फिर भी शांति व्यवस्था को और पैसों को, शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए और पैसों को बचाने के लिए, ही मेड अ ट्रीटी विद राइजिंग अफगान लीडर शेर खान। तो ये विन विन सिचुएशन में था, लेकिन फिर भी शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, पैसों को बचाने के लिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ही मेड अ ट्रीटी विद अफगान लीडर शेर खान, लीविंग हिम इन फुल कंट्रोल ऑफ द एरिया ईस्ट ऑफ बनारस एंड ऑल्सो द पोजीशन ऑफ द फोर्ट ड्यू टू हिज लॉयल्टी, अ मिस्टेक विच कॉस्ट हिम हिज एम्पायर लीडर। ट्रस्ट कर लिया ना शेर खान के ऊपर, शांति व्यवस्था उससे बनाकर रख ली। अ प्रोबेबल रीजन फॉर
दिस हेस्टीनेस वॉज द एडवांस ऑफ बहादुर शाह ऑफ गुजरात ओवर द मुगल फ्रंटियर। मतलब इसने जल्दबाजी में पीस ट्रीटी क्यों साइन करी? बिकॉज दूसरा खतरा मंडरा रहा था गुजरात की साइड से, वेस्टर्न साइड से बहादुर शाह आगे बढ़ रहा था टुवर्ड्स द मुगल फ्रंटियर्स, स्पेशली टुवर्ड्स मालवा एंड राजपुताना रीजन। और राजपुताना रीजन कब से मुगल एम्पायर के पास है? जब से बाबर ने राणा संघ को हराया था मेवाड़ में, है ना? तब से हिम्मत नहीं करी थी ना राजपुताना ने। जब मैं राजपुताना बोलता हूं समझ जाएगा, तो राजस्थान के सारे एम्पायर्स को मैं इंक्लूड करके बोल रहा हूं, ठीक है? तो इन सच अ सिचुएशन हुमायूं वॉज फोर्स टू रश बैक टू आगरा, बहादुर शाह को रिट्रीट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। 1532 से 1533 की बात होती है। तो मार्चिंग टूवर्ड्स मालवा, हुमायूं जो है, हुमायूं सीज्ड मांडू एंड देन स्टॉर्म चंपारण एंड अहमदाबाद। इसने अपने छोटे भाई, याद है, अस्करी, मिर्जा अस्करी, संबल जिसको दिया था, इसने इसको बनाया एज वाइसरॉय ऑफ गुजरात एंड रिटर्न टू मांडू। लेकिन दोनों के दोनों गुजरात और मालवा इसके हाथों से चले गए एज दे हैड बीन गेन। जितनी जल्दी उसको मिली उतनी जल्दी चले भी गए, बिकॉज अस्कारी लेट एक्सपीरियंस एंड व्हेन बहादुर शाह मूव टुवर्ड्स अहमदाबाद, ये डरकर आगरा भाग गया इसका छोटा भाई। द ओनली एडवांटेज फ्रॉम द गुजरात कैंपेन, सिर्फ एक फायदा जो उसको मिला वो ये मिला, दैट इट डिस्ट्रॉयड फॉर एवर द ग्रेट थ्रेट पोस्ट टू द मुगल्स बाय बहादुर शाह, and Humayun could concentrate all his resources against Sher Khan and the Afghans. जो मुगल्स को जो तंग करते थे बहादुर शाह, गुजरात की साइड से, वेस्टर्न साइड से उनको खतरा था, वो खत्म हो गया था। और अभी अपना पूरा का पूरा जो फोकस है वो शेर खान और अफगान फोर्सेस की तरफ लेकर जा सकता था। हालांकि इसने उनके साथ शांति समझौता साइन कर लिया था, लेकिन फिर भी हुमायूं मन के अंदर कहीं ना कहीं जानता था दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। इस टाइम पर हुआ क्या, शेर खान जो है इसने बिहार के ऊपर कब्जा करके अपने आप को उधर का अनक्वेश्चन मास्टर डिक्लेयर कर दिया था कि मतलब मेरे यहां पर हुकूमत को कोई नहीं हिला सकता। तो आफ्टर इक्विपिंग अ न्यू आर्मी, हुमायूं मार्च अगेंस्ट शेर खान एंड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स बाय द मास्टर गनर रूमी खान। जैसे बाबर के पास दो कौन से गनर थे जो बैटल ऑफ पानीपत में लड़े, एक उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफा, ऐसे ही हुमायूं के पास भी थे। हाँ बताओ। ऊपर वाली देखो, शुरू से समझो, पूरा पैराग्राफ एक साथ ही समझ में आएगा ये। मालवा तक गया, हुमायूं ने मांडू के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद इसने तहस नहस मचा दिया पूरा चंपारण रीजन में और अहमदाबाद में। इसने अपने छोटे भाई अस्करी को अपॉइंट करा एज वाइसरॉय ऑफ गुजरात और ये मांडू लौट गया, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों जो गुजरात और जो मालवा थे वो इनके हाथों से चले गए जितनी जल्दी इनको मिले थे, बिकॉज छोटा भाई था यहां पर एज गवर्नर, उसके पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं। और जब बहादुर शाह अहमदाबाद की तरफ आया, अस्करी जो था वो आगरा की तरफ भाग गया। अब वो आपसे ये कह रहा है कि गुजरात कैंपेन से इसको ये एडवांटेज मिला, मुगल फोर्सेस को, हुमायूं को ये मिला एडवांटेज, दैट इट डिस्ट्रॉयड फॉर एवर द थ्रेट पोस्ट बाय द मुगल, थ्रेट पोस्ट टू द मुगल्स बाय बहादुर शाह। बहादुर शाह आगे चलकर हार गया था। इन्होंने शॉर्ट में इस बात को खत्म कर दिया, मैं वही तो आपको बता रहा हूं। बहादुर शाह आगे चलकर इनसे हार गया था, तो अब गुजरात की तरफ, वेस्ट साइड की तरफ कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। अब जो दूसरा दुश्मन जो था शेर खान और जो अफगान फोर्सेस जो थी, अब ये पूरा का पूरा अपना फोकस ये वहां पर कर सकते थे। और शेर खान का अड्डा कहां पर है, वो ईस्ट साइड की तरफ है। बहादुर शाह का अड्डा कहां पर था, वो वेस्ट साइड की तरफ था। छोटा भाई इनएक्सपीरियंस है ना। अब ये दो टेरिटरी से हाथ से चली गई तो क्या हुमायूं बैठा रह जाएगा? आया था, हरा दिया बहादुर शाह को, और अब उसका टोटल फोकस था शेर खान और अफगान की तरफ। अब जब तक ये शेर खान के बारे में पता लगा पाता कि शेर खान कर क्या रहा है, जब तक बहादुर शाह के साथ बिजी हो गया, शेर खान ने इस टाइम पर अपने आप को बिहार का जो है वो काइंड ऑफ एक सुल्तानिया लीडर जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब इस टाइम पर हुमायूं ने अपनी नई आर्मी बनाई। क्यों? पुरानी आर्मी के लोग हुमायूं को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रस्ट क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, बताओ?
नोबल्स वगैरह सबको सब हर कोई तो उसके खिलाफ है ना। इसने नई आर्मी बनाई। तो हुमायूं मार्च अगेंस्ट शेर खान एंड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स बाय द मास्टर गनर रूमी खान, हुमायूं को 6 महीने लग गए चुनार किले को चुनार किले की घेराबंदी करने के लिए। शेर खान ने कैप्चर करना शुरू करा द पावरफुल फोर्ट ऑफ रोहतास बाय ट्रेचरी, धोखाधड़ी से। याद है पहले तो इनके बीच में भी शांति समझौता साइन हो गया था, लेकिन दोबारा शेर खान अपनी औकात दिखा रहा है। इसने बिहार का अपने आप को मास्टर डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था इसको, अपने आप को, है ना। तो वेयर ही लेफ्ट हिज फैमिली सेफली एंड इन्वेडेड द बंगाल एंड कैप्चर्ड गौर एज कैपिटल। ही देन मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार अगर ये उसको बंगाल में रहने देता है तो। लेकिन हुमायूं ने ऑफर डिक्लाइन कर दिया बिकॉज वो बंगाल अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहता था, विच वॉज नॉट ओनली रिच बट वॉज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट फॉरेन ट्रेड सेंटर, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ बंगाल के पोर्ट से, है ना, सी पोर्ट से वहां पर व्यापार अच्छा हो सकता है। अब अगर ये बात इसकी मान लेता तो कुछ टाइम के बाद पैसा, आर्मी, मैन एंड मटेरियल जब इकट्ठा होता तब हराने की सोच लेता शेरशाह सूरी को। लेकिन नहीं, घमंड तो सबसे बड़ी चीज है मुगल सुल्तानों के लिए, मुगल शहनशाहों के लिए। तो हुआ क्या, 1539 में बक्सर के पास, बिहार के पास एक युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच में, बैटल ऑफ चौसा। हुमायूं इस युद्ध में बुरी तरह हार गया एंड शेर खान अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शेर शाह। हुमायूं मरते मरते बचा था इस युद्ध में। और आप ये सोच सकते हो कि बाबर, एक कहां बाबर था 12,000 के सैनिक को लेकर, 1 लाख की फोर्सेस को हराया उसने इब्राहिम लोदी की, और ये भाई साहब रणभूमि ही छोड़कर भाग गए। नदी से तैरते तैरते जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वाटर कैरियर। उसके बाद 1540 में बैटल ऑफ बीलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज, चौसा में हारने के बाद ओनली द फुलेस्ट यूनिटी अमंग द तिमृत प्रिंसेस एंड द नोबल्स कुड हैव सेव्ड द मुगल्स। अगर वो साथ दें मुगल नोबल्स तभी मुगल सल्तनत बच सकती है, वरना एक एक करके सब खत्म। हुमायूं आगरा जाता है अपने भाइयों की मदद मांगने, कामरान, हिंडल, मिर्जा अक्सरी, सबको इकट्ठा करता है, मदद कर दो और मुगल सल्तनत को बचा लो, वरना मैं नहीं रहा और मुगल सल्तनत नहीं रही तो तुम भी नहीं रहोगे। मतलब आराम से ही बताता है, कोई घमंड नहीं दिखाता उनके साथ, आराम से ही बात करता है। बट दे वर नॉट कोऑपरेटिव, और हुमायूं को अपने भाई कामरान का ही सपोर्ट नहीं मिल पाता है, हु मूव्ड आउट ऑफ आगरा टुवर्ड्स लाहौर लीविंग हुमायूं विद स्मॉल फोर्स। अब ये प्रिपेयर था नहीं शेरशाह सूरी से लड़ने के लिए। he thus was not able to prepare properly against शेर खान या शेरशाह। द बैटल ऑफ कन्नौज, या जिसको बोला जा रहा है बैटल ऑफ बीलग्राम, और कन्नौज कहां पर है, यूपी के अंदर। इट वॉज बिटरली कंटेस्टेड। बोथ द यंगर ब्रदर्स ऑफ हुमायूं, अस्करी एंड हिंडल, वो बहादुरी से लड़े। एक भाई भगौड़ा था ना, कामरान भाग गया था, बाकी 2 भाइयों ने साथ दिया। बट हुमायूं वॉज स्टिल थॉरली डिफीटेड बाय शेर शाह, एंड दिस बैटल डिसाइडेड द इशू बिटवीन शेर शाह एंड मुगल्स, कि कौन रहेगा हुकूमत में हिंदुस्तान की। अब हुमायूं राजा नहीं रहा था, ही वॉज नाउ अ प्रिंस विदाउट अ किंगडम, और दिल्ली छोड़कर उसको भागना पड़ा। और 15 साल के लिए, 15 साल के लिए हिंदुस्तान से बाहर ये किसी क्या शरण लेकर रहा, बिकमिंग एन एग्जाइल फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, 1540 से लेकर 1555 तक। अनफॉर्चुनेट इतना, नाम में ही देखो इट मीन्स फॉर्च्यून, बट ही रिमेन द मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। अनफॉर्चुनेट इतना, 15 साल के लिए हिंदुस्तान से बाहर रहना पड़ा, अपने बेटे से दूर रहना पड़ा, बीवी का था पता नहीं, बच्चे का था पता नहीं। 15 तो बीवी का तो चलो पता था, लेकिन अकबर के बारे में कुछ आता पता नहीं, बैरम खान क्या कर रहा होगा इसके साथ, क्या नहीं कर रहा होगा। 1540 से लेकर 1555 तक कार्यकाल देखो आप इसका। 1540 में यानी कि 10 साल तक रहा। शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया एट बैटल ऑफ कन्नौज। तो 1555, अब मर कब रहा है 1556 में, सिर्फ 1 साल आएगा तो सिर्फ 1 साल रह पाएगा, कुछ महीने, वो 1 साल भी नहीं था प्रॉपर। तो ही वॉन्डर्ड इन सिंध एंड द नेबरिंग किंगडम्स फॉर द नेक्स्ट 2.5 years
अलग अलग तौर तरीके हथकंडे अपनाता है अपने किंगडम को रिगेन करने के लिए। इस दौरान ही शादी कर लेता है हमीदा बानो बेगम से, जो कि हिंडल को जो टीचर जो पढ़ाने आता था उसकी बेटी थी। ऑन हिज वे टू हिंडल कौन था? इसका भाई था, है ना। ये भाई को जो टीचर पढ़ाने आता था उसकी बेटी थी, हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेता है। वाइल ही स्टेड एट अमरकोट, मतलब जब सिंध वापस आ रहा था तब शादी करता हमीदा बानो बेगम से। वाइल ही स्टेड एट अमरकोट अ हिंदू किंगडम रूल्ड बाय राणा प्रसाद, यहां पर अकबर पैदा होता है। और अकबर किसकी पैदाइश होता है? हुमायूं एंड हमीदा बानो बेगम की, 1542 में। अल्टीमेटली हुमायूं सॉट शेल्टर एट द कोर्ट ऑफ ईरानियन किंग। याद है ईरान में जो राजा थे सफाविद रूलर्स, याद है सफाविद रूलर्स? इनकी खानदानी दोस्ती काफी अच्छी थी ना बहुत टाइम तक। तो हुमायूं जो है ही शॉट शेल्टर एट द कोर्ट ऑफ ईरानियन किंग हु फोर्स हिम टू कन्वर्ट टू शिया फेथ। मुगल्स क्या थे? सुन्नी थे। इसको लगा, वो कहते ना किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे बोने इंसान को भी कुत्ता काट जाए, वही हाल था इसका। और मुसीबत के टाइम पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो इसने अडॉप्ट कर लिया बिना कुछ कहे, क्योंकि कोई चॉइस तो थे नहीं। एंड रिकैप्चर्ड गांधार एंड काबुल विद द हेल्प ऑफ ईरानियन किंग 1545 सी में। 1555 में फॉलोइंग द ब्रेकअप ऑफ द सुर एम्पायर हुमायूं डिफीटेड द अफगान्स एंड रिकवर्ड द मुगल थ्रोन, बट अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट नहीं कर सका। ओनली आफ्टर 6 मंथ्स एक इसकी लाइब्रेरी होती है एट शेर मंडल इन दिल्ली, उसकी सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। हुआ अनफॉर्चुनेट कि नहीं हुआ? अब इसके लिए एक बात कही जाती है स्टोरी के द्वारा, ही जंबल्ड थ्रू आउट लाइफ, साम दाम दंड भेद मेहनत मुशक्कत उथल पुथल पूरे जीवन में मची रही, एंड वॉज स्टम्बल्ड आउट ऑफ लाइफ। और एंड भी इसका ऐसे ही हुआ कि लुढ़कते 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 जिंदगी से ही चला गया। बैरम खान सबसे वफादार इसका सिपाही, ही हेल्प्ड हिम टू कम बैक टू इंडिया। इसकी जो हाफ सिस्टर थी, मैंने आपको हाफ सिस्टर हाफ ब्रदर का कंसेप्ट बताया था हिस्ट्री में, याद है? जब आप दो भाई बहन होते हो, या फिर दो भाई होते दो बहनें होते, एक भाई एक बहन होते हो, एक का पेरेंट कोई और एक का पेरेंट कोई और, है ना। गुलबतन बेगम उसने लिखी इसके लिए हुमायूं नामा। तो ये हुमायूं नामा क्या हुई? बायोग्राफी की ऑटोबायोग्राफी? ये बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कैसे हुई? बहन लिख रही है ना, ठीक है। हुमायूं जो है इसके बाद ही बिल्ट अ न्यू सिटी एट दिल्ली विच ही नेम्ड एज दीनपना एंड कंस्ट्रक्टेड द जमाली मॉस्क एंड मॉस्क ऑफ ईसा खान एट दिल्ली। पहले मैं आपको शेर मंडल की लाइब्रेरी दिखाता हूं जरा। ये थी इसकी लाइब्रेरी। मतलब 15 साल दूर होकर आया मयूर, उसको पढ़ने की पड़ी हुई थी इस टाइम पर। हाँ, उसके बाद जमाली मॉस्क, जमाली, यही है जमाली मॉस्क। मैं दिल्ली लिख देता हूँ, यही है। ओके, दिल्ली के अंदर है। इसके बाद ईसा खान का मस्जिद, दिल्ली के अंदर है ये भी। हुमायूं का जो मकबरा है ये ताजमहल जैसा लगता है। इट इज द प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल एंड वॉज बिल्ड बाय हिज विडो हाजी बेगम। डिफरेंस क्या है? शाहजहां ने अपनी बीवी के मरने के बाद बनाया ताजमहल, और हुमायूं का मकबरा हुमायूं के मरने के बाद इसकी बीवी ने बनवाया। तो ताजमहल जैसा ही लगता है। हुमायूं टॉम्ब कहां पर है? हुमायूं टॉम्ब
ये तो सुना होगा, बहुत फेमस है। मयूर पे मत्था टेक कराना, ठीक है। ठीक है, और यहां ना कराना। सही बात है, गूगल इमेजेस पे कुछ भी दिखाते हैं। हुमायूं इनवाइटेड टू पर्शियन पेंटर्स, मिर सैयद अली एंड अब्दुल समाद, एंड मेड देम हिज कोर्ट पेंटर्स। मिर सैयद अली एंड अब्दुल समाद, ये है हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर। बस इसके बाद एक इंटररेग्नम जो था ना, जो 15 साल के लिए जब ये गायब था, कौन से बैटल में आ रहा था? बैटल ऑफ बिलग्राम या फिर बैटल ऑफ कन्नौज। इससे पहले चौसा में हारा था, लेकिन अगले साल पूरी तरीके से इंडिया से वैनिश होना पड़ा था 15 सालों के लिए, 40 से लेकर 55 तक, 1540 से लेकर 1555 तक। तो हम यहाँ पर बीच में शेर शाह सूरी के बारे में भी पढ़ेंगे, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज इसका एडमिनिस्ट्रेशन, किसके एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोटोटाइप बनता है? अकबर। तो यही था, इसलिए ने टाइटल अडॉप्ट करा था शेर शाह का, यही था। हाँ, ये सूर डायनेस्टी बनाता है, सूरी डायनेस्टी। ये यहां पर अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, शेर खान अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शेर शाह। हुमायूं को हराने के बाद खुश हो गया बहुत ज्यादा चौसा में, अब मैं शेर शाह हूं। ठीक है, वही जिसको मयूर जिस तरीके का डोपामीन मिल जाए वो उसी में खुश। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हम इंटररेग्नम के पीरियड को पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के कंटेक्स्ट में अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।